श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज एक बार फिर से अपने विशेष मेहमानों के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, मेरा ये प्रयास रहता है कि दूर दूर से और पास से भी उन सब शख्सियत को ढूंढ के लाऊं जो जीवन में अपनी घर गृहस्थी निभाते हुए भी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, और सिर्फ सेवा ही नहीं कर रहे, वो उसके प्रति इतने कटिबद्ध हैं कि आप किसी भी समय किसी भी समारोह में उनको सुन लीजिए, आपको लगता है कि कितना खूबसूरत जीवन वो जी रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत की मलिका मैडम शारदा मित्तल सौभाग्य से गुड़गांव की निवासी है। हमारी इनके प्रति तलाश बहुत मुद्दत से चल रही थी, बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन आज प्रीति जी और वशिष्ठ जी के प्रेम पाश में बंधी हुई आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से एक घर गृहस्थी चलाने वाली महिला बच्चों के साथ साथ साहित्य की भी सेवा करती हैं। इनकी पुस्तकों पर भी चर्चा करेंगे। इनके द्वारा लिखे हुए दोहे, कविता और अनेक प्रकार की विधाओं में किया गया काम के ऊपर बातचीत होगी। सच बात है श्रोताओं, मुझे ऐसा लगा कि शारदा जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को शायद मैं अकेला ना समेट पाऊं, इसलिए मैंने प्रीति जी को और वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि आप भी आइए और मेरा सहयोग करें, ताकि हम प्रयास करें मिलकर कि हम लोग शारदा मित्तल जी के साहित्यिक जीवन का विवरण इनसे ले पाएं। शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी शिक्षा के बारे में, अपनी प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं से अपना परिचय स्वयं दें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकगण का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जैसा कि सर ने मुझसे कहा, तो लिखने का शौक़ मैं ऐसा समझती हूँ कि मुझे बहुत बचपन से था। 6th-7th में मैंने पहली कविता लिखी थी जी। मेरी एक फ्रेंड थी सुनीता डोगरा जी, जो अब पठानकोट में कॉलेज की प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई है जी। तो उसने पहली कविता लिखी, तो मैं जब उसकी कविता मैंने पढ़ी तो मैंने ये सोचा ये लिख सकती है तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि मैं अपने आप को उससे होशियार समझती थी। ठीक है। तो मैंने, हमारा फिर कभी ऐसा सिलसिला ही जारी हो गया कि वो कविता लिखती, फिर मैं उसके उत्तर में कविता लिखती, वो मेरे उत्तर में लिखती। तो वो हमारा दोस्ती का, लड़ाई झगड़े का वो एक ही तरीका था कि हमने गुस्सा जाहिर करना है तो भी कविता के ज़रिए करना है, और अफेक्शन जाहिर करना है तो भी कविता के ज़रिए ही करना है। फिर और स्कूल में हमारे पोइटिकल रेसिटेशन के बहुत सारे कंपटीशन हुआ करते थे, तो उसमें मैंने जब कविताएं पढ़नी शुरू की, फिर वो मुझे टॉपिक देते थे, मैं लिख के ले जाती थी, और बाय चांस ये भी हुआ कि उन्होंने मुझे स्कूल की बेस्ट पोइटेस का अवार्ड दिया। उस समय मेरी रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा थी। सोने के अलावा मुझे कोई काम नहीं था, सिर्फ पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। अगर शेक्सपियर पढ़ने लगे हैं तो उसकी 1 to all किताबें, मन्नू भंडारी पढ़ने लगे हैं तो ये नहीं होगा कि उसकी कोई किताब बच जाए। अमृता प्रीतम पढ़ने लगे तो उसको पूरा पढ़ ढाला। तो उसमें ये था कि उस टाइम भाषा भी अच्छी थी और आइडियाज़ भी बहुत थे और कल्पनाशील बहुत थी मैं जी। हर टाइम ना दिमाग में कुछ चलता ही रहता है, कल्पनाएं चलती रहती थी। वास्तव जीवन तो मेरे को लगता था कि मैं जीती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा कल्पना की दुनिया में ही खोई रहती हूँ जी।
तो इस तरह कॉलेज में हमारे एक्सटेम्पोर कंपटीशन होता था स्टोरी राइटिंग का। अब जी। तो मैंने मुद्दतों से कोई स्टोरी नहीं लिखी है जी। और वो हमें हॉल में बिठा देते थे और पूरा कॉलेज बिठाया जाता था, जिसको राइटिंग में जिनको इंटरेस्ट है उसमें से 400-500 बच्चे भी हो जाते थे जी। और आप ये देखो कि तीनों साल बीए में जी। मुझे फर्स्ट प्राइज मिला स्टोरी राइटिंग में, एक्सटेम्पोर में भी। एक तो मुझे अभी तक 2 टाइटल याद हैं, एक तो थे आप पिंजरा लेकर उड़ जा पंछी, ओके। एक था सांझ के झुरमुट में। ओके। तो उस टाइम बहुत अच्छा लिखती थी। तो मेरे फादर ने मुझे, जब मैंने बीए कर लिया, बीए ऑनर्स किया था मैंने इंग्लिश के साथ, तो उनका ये मानना था, उस टाइम पब्लिश भी बहुत होता था मटेरियल, तो कि अच्छी राइटर बनना है तो इंग्लिश में एमए करो। Yes. मैं चाहती थी कि मैं हिंदी में करूँ। मेरी उस फ्रेंड ने हिंदी में की थी एमए। वो कहते थे कि आप सिर्फ हिंदी का साहित्य पढ़ोगी तो इतनी जानकारी नहीं हो पाएगी, जब आप दूसरी भाषाएं भी पढ़ोगी और अंग्रेजी का साहित्य पढ़ोगे तो आपका माइंड और ज़्यादा ब्रॉड भी होगा और ज़्यादा नॉलेजेबल Yes. भी होगा, Yes. ज्ञान बढ़ेगा। तो आप इंग्लिश में एमए करो। वैसे भी शारदा जी आप देखें जितने भी प्रोमिनेंट राइटर्स हुए हैं, हाँ जी, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चाहे वो हरिवंश राय बच्चन जी, रहे जी, जी। हैं और बहुत से नाम हैं जी। तो जिन्होंने यस हाँ। अंग्रेजी में अध्ययन करा और बाद में उन्होंने दूसरी भाषाओं भाषा में में। काम किया। शारदा जी आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं? हम लोग बेसिकली हरियाणा से। हरियाणा से। जी। तो ये जो आपका शिक्षा दीक्षा रही, ये सब मेरी जलंधर की है, पंजाब की। हाँ जी। तो क्योंकि अभी भी आपकी भाषा के टच में पंजाबी, पंजाब का जी पूरी खुशबू जो है आती है, वो आती है। हाँ और जी। सच बात है, मैं इस बात को पहले भी आपके सामने दोहरा चुका हूँ, क्योंकि डॉक्टर बंसल मेरे मित्र हैं, हाँ जी। फरीदाबाद के जी। बहुत बड़े सर्जन हाँ हैं, जी। बहुत नेक आदमी हैं। उनसे मिलने के बाद जब मैं आपसे मिला तो मुझे लगा कि आप उनके परिवार की सदस्य ही हैं, क्योंकि हमारी तो शक्ल देख के लोग जानते हैं, जान जाते हैं। यस यस। एनीवे, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि आपके साहित्य जगत का जो शुरुआत है वो लिखने से शुरू हुई, उसके बाद की यात्रा का वर्णन करें। देखो सर, ये बहुत बड़ी बात है कि वो यात्रा, जैसे ही कॉलेज अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, वो यात्रा ख़त्म हो गई। शादी हो गई जब मैं एमए में थी जी। और ऐसे परिवार में शादी हुई जो इतना लंबा चौड़ा था। जी। शुरू में तो उनको लगता था ये कैसी लड़की हमारे घर में आ गई, जब देखो किताब ही इसके हाथ में रहती है। जी। वो नाता मेरा बुक्स से, पढ़ने से, किताबों से ऐसा छूटा हाँ। कि मैंने 35 साल एक भी किताब ऐसे खोल के भी नहीं देखी। ओके। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ओके। तो मुझे लगता है कि ये जो दोबारा लिखना शुरू किया तो मैं इसको दूसरा जन्म भी मानती हूँ, यस। क्योंकि बिल्कुल ही वो गैप ऐसा नहीं था कि चलो घंटा पढ़ लिया, जी। कम से कम आप जुड़े तो हुए हो। जी जी। तो वो तो बिल्कुल ही शारदा जी, चमत्कार लगता है मुझे यस। सर ये। मैं समझता हूँ कि अगर मौलिक रूप से जब आप जुड़ जाते हो जी। तो फिर उम्र के किसी भी मोड़ पर हाँ जी। आपको पुनः जब मौका मिलता है तो आपकी ललक और बढ़ी हुई होती है और आप बड़े अच्छे से उसको पूरी तरह स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है वही कुछ आपके साथ रहा। और इसके बाद तो आपकी कई पुस्तकें मैं ऐसा समझती हूँ कि सर वो जो समय बीच में से निकल गया ना, जी। उसमें मेरा बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि अब मैं उतना पढ़ नहीं पाती ना जो मेरा उस टाइम पढ़ा हुआ था। उस टाइम मैं लिखती तो मेरा स्टैंडर्ड कुछ और ही होता। जी। अब तो ये तो बिल्कुल ही आरंभ से शुरू करने वाली बात हो गई। जी। तो इसलिए ठीक है, पर मैं इसलिए खुश हूँ कि अब मुझे ये इस एज में आके ये जरूर रियलाइज होता है कि लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण था कि बच्चे अच्छे सेट हो जाएं, Yes. फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहे। जी। तो मुझे उस पार्ट पे ये लगता है कि मैंने उस ढंग से लाइफ में बहुत अचीव कर लिया। जी। पहले मुझे बहुत असंतुष्ट थी मैं, बहुत डिससेटिस्फैक्शन था जी। कि मैं जिस काम के लिए नहीं बनी थी मुझे वो काम करना पड़ रहा है, मुझे सिर्फ पढ़ना था और लिखना था।
जी और वो काम मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाई। जी पर अब मुझे ये लगता है कि अल्टीमेट गोल ये भी आपका एक फैमिली, अगर आप फैमिली लाइफ में आ गए तो Yes. ये भी आपका गोल है कि आपके बिल्कुल। बच्चे अच्छे सेट हो जाएं। तो भगवान की दया से उस फ्रंट पे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए अब मुझे अब अच्छा लगता है कि चलो जी। जितना कर लिया, कम से कम दोबारा मुझे अवसर तो दिया भगवान ने, यस और आप लोगों से मिलवाया सर। चलिए ये हमारा भी इसी से सौभाग्य मिलवाया। है। इसी कारण मिलवाया। Yes, अगर yes. मैं इस फील्ड में नहीं होती ना, अब तो नहीं मिलती। और हम आपके प्रति इसलिए भी अनुग्रहित हैं कि आपके माध्यम से हमें मॉरिशस तक की यात्रा करने का मौका मिला ये। और आप हमें वहाँ लेके गए। जी विशिष्ट जी, मैं चाहूँगा अब आप मैडम से मुखातिब होकर बातचीत करें। देखिए सर, मैं तो किताबें जो हैं इनकी उन्हीं पर बात करूँगा, हाँ क्योंकि मैं समझता हूँ सबके जीवन में इस तरह की उथल पुथल, इस तरह की स्थितियाँ आती हाँ हैं। जी। कभी हम काम कर पाते हैं, कभी नहीं कर कभी पाते। नहीं। राइट कर पाते। राइट और एक और समझने की बात है, जी जो समय पढ़ने में और लिखने में नहीं लगा, कोई ज़रूरी नहीं था अगर आप लगातार लिखती रहती तब भी उसमें समय में लिख पाते। एक राइटर्स ब्लॉक भी होता है। बहुत बार हम जब लिखने की प्रक्रिया में होते हैं, लगातार लिख रहे होते हैं, तब भी हम बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं लिख पाते। ठीक बात है। तो और एक दूसरी समझने की बात यह है कि एक राइटर के लिए लिखना क्या है। लिखना तो शब्द हैं और अनुभूतियां हैं, उनको आप भाषा में प्रकट करते हैं, लेकिन आखिर वो अनुभव कहाँ से आते हैं? यस जीवन से। और ये सोचिए कि जो समय आपने अपने परिवार को बड़ा करने में लगाया, जो आपने विवाह करने के बाद एक बहू के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में जिस दायित्व को आपने जिया, वो एक बहुत बड़ा अनुभव है आपके पास, कच्चा माल है लिखने के लिए। यस जी। और हमें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कि वो समय निकल गया। ऐसा समय पुरुषों के जीवन में भी आता है, मेरे अपने जीवन में भी रहा। ऐसा बहुत बड़ा ब्लॉक चला गया कि आपको लगता है आपने नौकरी क्यों की, आपने विवाह क्यों किया। ये सारी चीज़ें एक लेवल के बाद सोचनी बड़ी अच्छी लगती, बड़ा फैंसी थॉट है, लेकिन जो जीवन में हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। तो उस दृष्टि से मैं पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं कि कम से कम जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचकर आपको ये एहसास हुआ कि आप लिख सकती हैं और आप बहुत अच्छा लिख रही हैं। यस अब आइए हम आते हैं आपकी जो यात्रा आपने अब आरंभ की, उसको लेकर हम बातचीत करें। तो आपकी 4 पुस्तकें हमारे सामने दिखाई देती हैं। जी सर। और इन 4 में से 2 पुस्तकें तो कम से कम मैंने तरीके से देखी हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि अगर राइटिंग वाइज आपका मूल्यांकन करना हो तो आप सबसे अधिक वजनदार अपने दोहों में ही सिद्ध होती हैं। जी। जितना बढ़िया मनवा भयो फकीर आपकी जो पुस्तक है, उसमें जितने बढ़िया दोहे आपने लिखे हैं, उसके बाद की पुस्तक में क्षणिकाएं हैं। वो किताब खूबसूरत हो सकती है, लेकिन वे क्षणिकाएं वैसा प्रभाव नहीं छोड़ती जैसा प्रभाव एक दोहा छोड़ देता है। तो विशिष्ट जी ऐसा करते हैं, कुछ एक दोहे इन्हीं की जुबान से सुनते हैं, उस पर फिर हम विश्लेषण नहीं, उस पर तो हम क्या विश्लेषण करेंगे, वे अपने आप में संपूर्ण हैं। हाँ, तो उसके और कुछ एक उदाहरण जरा इनके मुख से सुन लेते हैं। कुछ एक ऐसे दोहे जो आपको लगता है कि आप कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, वो आप अगर। जी, जैसे कि मेरी पुस्तक का नाम ही है मनवा भयो फकीर जी, तो टाइटल से मैंने जो दोहा लिखा था, प्रभु चरणों में रम गया, प्रभु चरणों में रम गया, मनवा भया फकीर, साथ कुबेरों का रहा, फिर भी रहा कबीर। क्या बात, बहुत सुंदर। कविता में है आत्मा, कविता में है आत्मा, है अनहद एक नाद, शब्द शब्द इसका करे जीवन का अनुवाद। बहुत सुंदर। शब्द बड़े अनमोल हैं, शब्द बड़े अनमोल हैं, मत बोलो बिन तोल, कुछ भरते हैं जख्म को, कुछ देते हैं खोल। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। एक बवंडर सा उठे, एक बवंडर सा उठे, मन के भीतर रोज, मुझ में ही सब खोजता, खुद में भी कुछ खोज। बहुत गहरा, बहुत गहरा। तो शारदा जी, जी, ये जो दोहे
आपने अभी सुनाए हैं, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि ये केवल शब्दों का जोड़ है या इसमें आपके जीवन का अनुभव उतरा है? सर ये शब्दों का जोड़ बिल्कुल नहीं है। दोहे लिखना मुझे लगा बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। वो इसलिए कि जब मुझे ये बात दिनेश रघुवंशी जी ने कही थी। मैंने जो बचपन की कविताएं लिखी थी वो मेरे भाई के दोस्त हैं, हॉस्पिटल में जाया करते थे। तो एक बार राकेश जी को भिवानी में चीफ गेस्ट बुलाया, वहाँ पर बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है अग्रवाल सभा का। तो मैंने एक कविता लिखी थी, तब मुझे नहीं पता था। ऐसे ही इतने सालों के बाद शौक जागा और मैंने कविता लिखी और मुझे खुद में बहुत अच्छी लग रही थी कि मैंने अच्छी लिखी है। तो हम रोहतक गए हुए थे, उन्होंने रोहतक से जाना था भिवानी चीफ गेस्ट के रूप में। तो वो हमें भी लेके जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड थे। वो कहते कि आप दोनों को भी मैं अपने साथ लेकर चलूंगा। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे बोला कि मैं भी कविता सुनाऊं। वो कहते, उन्होंने बोल दिया ऑर्गेनाइजर्स को कि मम्मी भी कविता सुनाना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ मंच से कविता पढ़ी। तो मुझे मतलब वो जो वीडियो बनी वो फैमिली ग्रुप में चली गई। तो भाई को एक्साइटमेंट हो गई। वो कहते कि दीदी मैं आपको ना अपने दोस्त से मिलवाऊंगा, आप जितना भी लिखा हुआ है ना सब लेके आना जी। और लिखा तो बचपन का हुआ था, मैंने तो तब कुछ लिखा ही नहीं था। मैं वो लेके चली गई उनके पास। तो उन्होंने थोड़ा सा देखा और उन्होंने बंद कर दिया। वो कहते कि नहीं, आप ना सबसे छोटे छंद से शुरू करो। तो मैंने कहा कि दोहे तो कबीर जी ने लिख दिए, बिहारी जी ने लिख दिए, रहीम जी ने लिखे हैं, तुलसी जी ने लिखे, वो मैं क्या लिखूंगी? मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मुझे लगा वो जो लिख गए हम क्या लिखेंगे, दोहे तो नहीं लिख सकते, दोहे तो सोच से भी बाहर है। वो कहते हैं आप इसको ऐसे मत सोचो ना कि उन्होंने जो लिखा है हमने वहाँ पहुँचना है। आप ये सोचो कि आपको एक छोटा छंद क्रिएट करना है, उसको कैसे जोड़ना है, शब्दों को कैसे जोड़ना है, कैसे उसको छंद में बांधना है। तो उन्होंने मुझे छंद में बांधने की प्रक्रिया सिखाई। उसके बाद मैं लगी रही। उस टाइम मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं थे बेटे के पास, तो उनके पास रह रहे थे, सर्वेंट काम कर रहे थे, मेरे पास पूरा दिन ही खाली होता था जी। तो मैंने पूरी रामायण पढ़ी, एक एक अक्षर को ऐसे चबा चबा के पढ़ा। फिर कबीर जहाँ से मिल जाता मटेरियल तो मैं पढ़ती रही। मतलब इतना पागलपन छाया मुझे उस टाइम में कि मैंने हर जगह जाना बंद कर दिया। कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं। मेरे तो मतलब परिवार वाले परेशान भी हो गए थे कि मम्मी को क्या हो गया है, नॉर्मल लगन लग तो वो कुछ ऐसा पीरियड था कि जैसे अब तपस्या में चले जाते हो। तो मैंने जब लिखने, तो मैंने जैसे 100 लिखने, तो उन्होंने कई बार 5 छांटने या 10 छांटने, बाकी सारे रद्दी में कहते हैं इनको फेंक दो। तो ऐसे करके 2 साल में पता नहीं 4-5 हजार लिख दिए होंगे। और उन्होंने वो सारे फाड़ के फेंक दिए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इतने छांटे। हाँ, तो वो कहते कि अब इनको छपवा लो आप। हाँ जी। तो वो सफ़र बहुत अच्छा था। उसमें मैंने मतलब जब मैंने पढ़ा तो मैंने बहुत महसूस भी किया कि क्या हमारे लोग लिख कर रहे हैं, क्या उन बातों का सार है। तभी मुझे लगता है कि मैं उसमें इतना डूबी थी। अब मुझे कोई कहे ना, कोई टॉपिक दे देते हैं लोग, तो ब्लड डोनेशन पे लिख दो, दिल्ली पे दोहे लिख दो, तो मेरा कभी मन नहीं करता सर। मैं लिखती ही नहीं हूँ, मैं नहीं लिखती हूँ। मेरे को ये लगता है कि मैंने जो उस टाइम तपस्या करते हुए लिखा है वो मैं अब लिख ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तपस्या में हुई नहीं। इस तरह की बात करते हैं, इस विषय पर लिख दीजिए। बेसिकली वो विषय को जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं दोहा क्या है। तब मैं दोहे नहीं लिख पाती। मैं क्या लिखूं उसमें, बस जोड़ दूं दिल्ली की 2 लाइनें। तो मैं ऐसे दोहे रोज लिखती ही नहीं हूँ सर। मैं उस टाइम तपस्या में जो लिख गई ना, मैं लिख गई। अब मुझे लगता है कि मैं उससे कम में मैं लिखूंगी नहीं कि शब्दों को जोड़ के दोहा बना दूंगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए प्रीति जी, मैं कहा करता हूँ कि मेरे शेर होंगे तुम्हारे लिए। हाँ। मेरे शेर होंगे तुम्हारे लिए, मैंने तो तेरे मेरे एहसास बुदबुदाए। हाँ। तो बात ये है, जब आप साधना में डूब के या किसी चाहत में पूरी तरह स्वयं को डुबो लेते हो, वो जो एहसास जगते हैं वो कभी दोहों का रूप ले लेते हैं, कभी शायरी का रूप ले लेते हैं। तो प्रीति जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और शारदा जी से वैसे भी आप इनकी अभिन्न मित्र हैं और नज़दीकी से जानती हैं, तो आप बताइए इनके साहित्य की यात्रा के बारे में।
पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी शारदा जी को, जी बहुत जो बहुत शुक्रिया। उन्होंने इतने दिनों बाद यात्रा दोबारा से साहित्यिक यात्रा यस शुरू की यस और उसको इस खूबसूरत मुकाम पर पहुंचाया है। यस अगर मेरे से कहा जाए शारदा जी के दोहे, तो मैं इनको हमेशा ये बात कहती हूँ, और जो दर्शक मुझे सुन भी रहे हैं मैं उनको भी ये बात कहना चाहूँगी कि इनके दोहे लाजवाब हैं। इनके दोहे मनवा भयो फकीर जो है वो आप पढ़ लें तो आपको लगेगा कि दोबारा से जैसे कबीरदास आ गए हैं और Yes. वो आज की भाषा में लिख रहे हैं। बिल्कुल अगर ठीक। कबीरदास होते अगर आज तो Yes. वो वही दोहे लिखते। Yeah. और इसलिए भी आप बहुत बधाई की पात्र हैं कि आपने आज के परिप्रेक्ष्य को लेकर दोहे लिखे हैं। Exactly. आपके दोहे ऐसे नहीं है कि कोई टॉपिक, जैसे आप खुद भी कह रही हैं कि कोई टॉपिक मिल गया, नहीं, उसमें जीवन का सार है। और वो कभी चोट करते हैं, वो हमें तकलीफ भी देते हैं, वो हमें संभालते भी हैं। तो अगर किसी को जीवन की नीति विषयक बातें समझनी हैं यस तो मनवा भयो फकीर पढ़ना चाहिए। Yes. और दूसरा, ये जो दूसरी एक पुस्तक मेरे हाथ में है, बोनसाई नहीं बरगद हूँ मैं, ये भी मनवा भयो फकीर से परे नहीं है। यस ये बस दोहों में बंधी हुई तो नहीं है। टाइटल भी यही इंडिकेट करता है। हाँ बिल्कुल, और ये भी वही तड़प और वही दर्द देती है जो कि मुझे मनवा भयो फकीर में मिला है। इसमें एक बड़ा फर्क नजर ये आता है, इसमें एक टॉपिक पर हाँ। कई सारी क्षणिक प्रतिक्रियाएं जी, जी। इकट्ठी की गई हैं, बिल्कुल। जैसे माँ पर हैं, पिता हाँ। पर हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रयोग है। बहुत अच्छा प्रयोग है और इतनी खूबसूरत बातें लिखी हैं, और वो आपको चोट पहुंचाते हुए भी पॉजिटिव हैं, या जो कि लोग छोड़ देते हैं अक्सर। Yes. ऐसा हर कलमकार नहीं कर पाता, अगर वो दुख लिखता है तो दुखी लिखता है, Yes. लेकिन इनकी ये खासियत है कि लास्ट में पॉजिटिव हो जाती हैं। या तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इनका प्रीति लेखन। जी, जो आपने कहा कि शारदा जी के प्रति आपने साधुवाद व्यक्त किया कि पुनः ये साहित्य की तरफ लौट आई हैं, विशिष्ट जी, मैं ये मानता हूँ कि परमात्मा द्वारा ऐसी कुछ खास शख्सियत चुनी जाती हैं जो इस तरह की बात को पहले ग्रहण करती हैं, फिर वो लोगों में बांटती हैं। और बांटना चाहिए। अगर परमात्मा ने आपको किसी इस तरह के गुण से नवाजा है तो फिर उसको अपने तक आप संजो को ना रखें, उसको बांटें, क्योंकि जितना आप विस्तृत होते हैं उतना आप लोगों का कल्याण भी करते हैं और स्वयं को भी प्रसन्नता देते हैं। बिल्कुल। देखिए शारदा जी, मैं हाँ एक अशार कहा करता हूँ कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता, और सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहा सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अदरवाइज आपके भीतर बहुत कुछ मरने लगता है जब आप लोगों में इस बात को बांटते नहीं हैं। मैंने सुना कि जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, हाँ जी। खामोश हो गए वो, तब कहते हैं देवताओं ने सभा बुलाई और बुद्ध को प्रेरित किया कि सदियों बाद ऐसा कोई विरला व्यक्ति आता है जो इस तरह से ज्ञानस्थ होता है। अगर तुम ये सारा ज्ञान अपने साथ लेके चले जाओगे फिर क्या फायदा? तो इस इसका क्या लाभ? आने वाली जनरेशंस का कौन उद्धार करेगा? तो मेरा कहने का मतलब है, हर व्यक्ति अपने अपनी जगह किसी ना किसी बुद्धत्व से परमात्मा द्वारा जो है वो वरदान पाता है, और जो पाता है उसको बांटने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको पुनः साधुवाद देते हैं कि आप इस जगत में लौट आई हैं और अब आप खुल के इसका विस्तार कर रही हैं। वाकई ये एक प्रभु की रहमत है जी, जो बिल्कुल, आपके ये ऊपर सच कहा बरसती आपने। है। जी 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 बिल्कुल। आगे।
जैसे ये मेरी पुस्तक है बोनसाई नहीं बरगद हूँ मैं, हाँ तो मैंने कई बार सोचती हूँ कि हम लोग बहुत लिबरेट हो, आजकल की औरत को बहुत आज़ादी मिल गई है, हम जी। लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। जी पर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ स्त्रियाँ आती हैं और वो जब बात सुनाती हैं या उनके घर के हालात हमें पता लगते हैं, जी तब ये भी लगता है कि भी आज भी नारी काफ़ी प्रताड़ित की जाती है, बहुत Yes. प्रताड़ित की जाती है। खास तौर पे जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, यस भाई पढ़े लिखों में भी है, मतलब ये ऐसा नहीं है। कई बार तो मुझे बहुत हैरानगी होती है कि वर्किंग है, डॉक्टर है, पुलिस अधिकारी है, तब भी उनके साथ घर में बहुत अन्याय हो रहा है। तो मुझे इसका हल यही नजर आता है अधिकतर समय कि वो शक्ति हमें खुद में पैदा करनी Yes, है, उससे yes. लड़ने की शक्ति। हाँ अगर पति मार रहा है तो दूसरे ही क्यों मदद करने आए आप? Yes. महिला आरक्षण वालों के पास जाओ, हाँ इन लोगों के पास जाना हाँ भी आप जब तक खुद नहीं रिवोल्ट करते, जब Yes. तक खुद नहीं मुकाबला करते, हाँ तब तक वो समस्या कैसे सॉल्व होगी? बिल्कुल बिल्कुल तो इसको लेकर मैंने 2 क्षणिकाएं लिखी थी जो मैं जी। आपको सुनाना चाहूंगी, जिसके बिल्कुल, बिल्कुल। आधार पर मैंने ये नाम रखा पुस्तक का। जी कभी कहा अबला मुझे, हम्म कभी कहा अबला मुझे, कभी कहा बेचारी, मोहपाश और कर्तव्य बोध ही थे मेरी लाचारी। मोहपाश और कर्तव्य बोध ही थे मेरी लाचारी, जंजीरें तोड़ उन्मुक्त हो आज बड़ी गदगद हूँ मैं, जान गई अब दुनिया सारी बोनसाई नहीं बरगद हूँ मैं। बहुत बहुत The title is such a challenging slogan. I think everybody, every woman should get up in the morning and say this title to themselves that मैं अपनी शक्ति को पहचानने Yes. की बहुत जरूरत है या, सर। और दूसरा मैंने ये लिखा, धरा नहीं धैर्य हूँ मैं, बहुत धरा नहीं धैर्य हूँ मैं, जीत नहीं शौर्य हूँ मैं, प्राण नहीं प्रसूता हूँ मैं, नानक नहीं तृप्ता हूँ मैं, बहुत अच्छे अंकुर नहीं मृदा हूँ मैं, दीप नहीं शिखा हूँ मैं, जान गई अब दुनिया सारी बोनसाई नहीं बरगद हूँ मैं। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो शारदा जी, इससे पहले कि हम आपकी साहित्यिक यात्रा को समापन की तरफ ले जाएं, मैं समझता हूं कि अपने साहित्य के तौर पर तो आप हमारे श्रोताओं को बहुत सुंदर सुंदर मैसेज दे रहे हैं। चलते चलते ऐसा मैसेज जो आप अपने श्रोताओं को अपने साहित्य का निचोड़ करके देना चाहें, वो 2, 4, 5 पंक्तियों में बताइए। जहाँ तक साहित्यिक यात्रा का सवाल है सर, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ जब से इंटरनेट आया है। शायद जब अगर इंटरनेट ना होता तो मैं अभी तक भी घर में ही होती। Yes. वहाँ हमें बहुत प्लेटफॉर्म मिले हैं, बाहर निकलने का बहुत अवसर मिल गया है। तो सब लोग जो लिख सकते हैं या जिनके अंदर इच्छा है, Yes. उन लोगों के लिए बहुत स्थान है। सब लोग बाहर आ सकते हैं, जितना भी उनसे संभव हो वो कार्य कर सकते हैं भाषा के लिए, साहित्य के लिए। और उसमें मुझे सबसे अच्छा ये भी लग रहा है कि जो औरत घर में लगातार रह के घुटती थी, वो जब बाहर निकलती है, 4 लोगों से मिलती है या कभी गोष्ठी में जाती है, तो उसको एक अलग तरह की खुशी भी मिलती है और वो दोबारा से जीवन जीना आरंभ कर देती है। इससे हमारी मेंटल ग्रोथ भी बहुत होती है, मानसिक उत्थान जी है। और आप जैसे साहित्यकारों से जब मिलने का अवसर मिलता है सर, जी कुछ तो हम ना सीखते भी हैं, हमें बहुत सीखने को सीखते भी मिलता हैं। है। हाँ जी। और आजकल तो साहित्य की यात्राएं भी शुरू हो गई हैं। जैसे Yes. आपने हमारी मॉरिशस यात्रा के बारे में बात की थी, Yes. हमने एक फेसबुक पेज भी बनाया है, वाइज वॉन्डरर करके। Yes. वाइज वॉन्डरर नाम इन्होंने वशिष्ठ जी ने हमें दिया था, तो ये हमारे गुरु हैं सर। तो उसमें ये है कि साहित्य से जुड़ा हुआ ग्रुप है, उसमें हम यात्राएं करते हैं, तो प्रोग्राम करते हैं। अभी हमारा एक दुबई में कार्यक्रम ऐसा होगा, हम जनवरी में,
दुबई जाने का सोच रहे हैं, वहाँ पर भी एक साहित्यिक कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद मार्च में हम लोग श्रीलंका जाएंगे, वहाँ हमारा बहुत ही अच्छा हो सकता है हम उस कार्यक्रम को 2 दिन भी करें, तो वो बहुत अच्छे लेवल पर कार्यक्रम होगा, वो साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इससे दूसरे देशों के लोग भी उसके साथ जुड़ते हैं। Exactly. और हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका फैलाव भी है, हमारे साहित्य का भी फैलाव है, हमारी भाषा का भी उत्थान है। तो आप वो सब काम हम सारे मिलकर ही कर रहे हैं, हम चारों उसमें हैं। तो ये संदेश मैं अपने श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी वाइज वॉन्डरर और शब्दों के पंख के फेसबुक पेज हैं दोनों ही, शब्दों के पंख के साथ भी जुड़िए और वाइज वॉन्डरर के साथ भी जुड़िए। रेडियो बूज आपको हमेशा आपके लिए तैयार रहता है, आपको बुलाने के लिए खुला निमंत्रण रखता है खुला निमंत्रण कि आप आइए और अपनी व्यक्ति को हमारे साथ साझा करें। हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। शारदा जी, इससे पहले हम बात को वाइंड अप करें, मैं आपने जो श्रद्धा के साथ वशिष्ठ जी के लिए कहा है, तो मुझे आपके लिए भी सर, आपके लिए भी सर, मैं वही एक फिल्मी डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि दुनिया के रिश्तों में तो मैं इसका गुरु सही, लेकिन साहित्य की यात्रा में ये मेरे गुरु हैं। चेला जो है नहीं सर, इन्होंने इनकी किताबें पढ़ी, हमने इतनी अच्छी किताबें राजेश्वर वशिष्ठ जी ने लिखी हैं। मैं तो चाहूंगी कि हमारे जितने दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, वो किताबें पढ़ें, उनका लेवल ही कुछ और है। अवध में प्रकटे हैं राम, मिथिला की राजकुमारी, याज्ञसेनी तो मेरे पास है और मैंने एक बार पूरी पढ़ ली और मैं उसकी दोबारा उसको पूरा पढ़ने के लिए मतलब इतनी उत्सुक हूँ। और वो मेरे सिरहाने रखी रहती है पुस्तक, लोग मांगते हैं, मेरा दिल करता है देने का और नहीं भी करता। मतलब मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए मेरे पास। उसको कोई वो किसने दी थी आपको याज्ञसेनी? प्रीति जी ने मारी हुई अभी तक, मैं उसको वापस नहीं कर रही हूँ, वही बात है, इसलिए मैं डरती हूँ दूसरा लेने वाला भी कहीं मुझे वापस ना करे। नहीं, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मैं भी ये जोड़ना चाहूंगी कि अगर कोई मुझसे पूछता है तो जैसे हम लोगों को अपने साथ कहते हैं कि चलो आओ साहित्यिक यात्रा में चलो कुछ कर लो, तो हम कहते हैं हमारे साथ एक आजकल के जमाने का प्रेमचंद है। वो जा रहे हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं है, देखिए एक विजन है हमारे पास। जैसे आपने श्रीलंका की बात, दुबई तो चलिए एक बहुत 1965 से पहले दुबई बिल्कुल एक रेत का मैदान था, जहाँ कुछ भी नहीं था, उसकी तरक्की देखने लायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, दुबई का जीवट इसमें है कि जो चीज तेल से शुरू हुई और तेल नहीं था उनके पास, उन्होंने उसे एक अम्यूजमेंट कंट्री के रूप में बदला और पूरी दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं, तो वो अपने आप में एक देखने की बात है। सेकेंडली भारत और दुबई का रिश्ता इतना मजबूत है, पूरे यूएई की बात कर लीजिए, 7 कंट्रीज हैं, इतना मजबूत है कि एक ट्रेन शुरू हो रही है मुंबई से दुबई तक। अरे वाह। और जो समुद्र के नीचे से जाएगी, सबसे बड़ी बात यह है कि आना जाना आसान हो जाएगा। उनकी रिक्वायरमेंट हम पूरा करेंगे पानी देकर। हमारे यहाँ से पीने का पानी उसी लाइन में जाएगा और उसमें ट्रेन भी आएगी। क्या बात कितने है, सुंदर क्या बात और है। खूबसूरत। और इसके लिए गंभीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दुबई ले जाने का सारा श्रेय ये सही बात है, क्योंकि मेरा लालच ये था, मैं अभी तक देखा नहीं है। मॉरिशस से हम उतर नहीं पाए थे, सर ने वहीं हमें प्रॉमिस करा लिया। और मैं सोच रही थी कि मैं 2 बार जाए तो नहीं जा कह रही थी शारदा जी, कहती हम दुबई नहीं गए। एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा, इसके साथ जोड़ना जरूरी होगा। अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक जितने भी वाल्मीकि रामायण के पॉइंट्स हैं, उन सब जगहों पर स्तंभ बनाए जाएंगे और पूरी कथा को लिखा जाएगा। तो ये कथा श्रीलंका में जाकर ही समाप्त होती है। वहाँ अशोक वाटिका भी है और वहाँ वो सारे के सारे पौराणिक मॉन्यूमेंट्स हैं जो पूरी राम कथा में आते हैं। तो राम कथा की जानकारी बिना श्रीलंका को मैंने ये सुना था कि एक ट्रेन चलेगी जो अयोध्या से लेके श्रीलंका पूरे सारे पॉइंट कवर करवाएगी। ट्रेन एक चलती है जो नेपाल से शुरू होती है, जहाँ अयोध्या से शुरू करेंगे सर। अयोध्या तो रास्ते में आएगा, वो ट्रेन ऑलरेडी चालू है। वो तो बहुत दूर से, फिर नेपाल से ही वो नेपाल से शुरू होगी। नेपाल में जहाँ सीता का जन्म हुआ, वहां से आरंभ होगी, जनकपुर से आरंभ होगी और जनकपुर से चल के फिर वो
बात क्या है, अयोध्या से शुरू होगी, जनक हो जाएगी, फिर लौट के आएगी दूसरी लूप लाइन से और आगे वो जाएगी रामेश्वरम और बीच में सारे पॉइंट्स को वो कवर करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका विज्ञापन भी दिया था, लगभग 68,000 रुपए उसका किराया है और आप रहना खाना ठहरना सब कुछ सरकार का उसी में है। लेकिन श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका का रूट आइदर आपको सी से जाना पड़ता है या आपको एयर से जाना पड़ता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स श्रीलंका में है और मजेदार बात यह कि श्रीलंका ने इस बात को महसूस किया है कि अगर टूरिस्ट्स को इनवाइट करना है तो वो रुचि की चीजें सारी वहां पर ठीक ठाक करनी पड़ेंगी और भारत सरकार ने भी भारी सहयोग दिया है और वो सारे पॉइंट्स वहां पे डेवलप हुए हैं। तो इस दृष्टि से जो आप श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका की यात्रा तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हमारी सभ्यता और संस्कृति को पूरे रूप से जानना चाहता है, उसके लिए वो एक महत्वपूर्ण यात्रा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने देखा कि श्रीलंका इतना छोटा सा देश है, बहुत छोटा, लेकिन वो कितने अवेयर हैं। हम लोगों के पास श्रीलंका वालों ने खुद अप्रोच किया कि तुम आओ, हम नहीं, वो मॉरिशस भी अप्रोच करता है। कारण है, देखिए आपके कार्यक्रम में मॉरिशस के राष्ट्रपति चले आते हैं, प्रधानमंत्री चले आते हैं। आप ये मत समझिए कि आप कोई महान है वो इसलिए चले आते हैं, वो इसलिए चले आते हैं कि आप जैसे लोगों के आने से उनकी कंट्री कमाती खाती है, बिजनेस जनरेट होता है। यही बात श्रीलंका में भी लागू है। लेकिन वो ध्यान तो इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या करेंगे, आप नहीं जाएंगे तो उन लोगों की आमदनी तो आप पर निर्भर है। एकमात्र इंडस्ट्री मॉरिशस में जो अवेलेबल है वो होटल इंडस्ट्री, उसके सिवाय तो कुछ है ही नहीं। होटल कैसे भरेंगे, आप लोग आएंगे तभी भरेंगे ना। तो श्रोताओं, ये थी कुछ अन्य जानकारी जो हमारे सभी यहाँ पर बैठे विद्वान जनों ने आपसे साझा की। हम इसी ढंग से चाहते हैं जैसे शारदा जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा को हमारे साथ साझा किया। हम चाहते हैं कि आप में से भी जो कोई श्रोतागण इस तरह की यात्रा में हैं, हमारे साथ आके साझा करना चाहते हैं, वो आए। हम आपकी बात अपने श्रोताओं में बांटेंगे और स्वयं को भी और अपने श्रोताओं को भी और एनरिच करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम शारदा जी का आभार व्यक्त करते हैं पुनः, और आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुना और इसी तरीके से आपसे हमारा रिश्ता बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।